होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस परकटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। हिंदी साहित्य की क्लास में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, हिंदी साहित्य की भी उसमें वैकेंसी है। और जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है इस परीक्षा को 3 चरणों में आयोजित कराने की योजना बना रहा है, या उसने अपने नोटिफिकेशन में इसका उल्लेख किया है कि ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। यानी सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, ये विशुद्ध रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी आपको छांटने की परीक्षा है और ये बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसको जो लोग पास करेंगे, इसकी मेरिट में जो आएंगे वे लोग मुख्य परीक्षा देंगे यानी मेंस देंगे। मेंस की प्रकृति डेस्क्रिप्टिव है। इसके बाद जो लोग मुख्य परीक्षा को पास करेंगे उनका साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू की आपकी इकट्ठी या संयुक्त मेरिट लगाई जाएगी और उसके आधार पर आपका चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती है प्यारे बच्चों, तो ये उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है जो एकेडमिक और उसके बाद नेट क्वालिफाई या पीएचडी करने के बाद इस फॉर्म को भरेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर चुनौती थोड़ी दोहरी है। एक तो आपको मुख्य परीक्षा को मजबूत करना होगा और दूसरा आपका कंपटीशन, आपकी प्रतियोगिता उन लोगों से भी है जो सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए छात्र हैं। यानी जो एकेडमिक करने के बाद, नेट पास करने के बाद सीधे इन परीक्षाओं में बैठेंगे, तो उनका जो कंपटीशन होगा, उनकी जो प्रतियोगिता होगी वो सिविल में बैठने वाले लोगों से होगी। तो यहाँ चुनौती थोड़ी ज़्यादा है। तो मुख्य परीक्षा को, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत मजबूत करनी होगी और उसके लिए ज़रूरी होगा कि सबसे पहले तो आप अपने विषय पर पकड़ बनाए। उसके बाद आप उस विषय पर पकड़ बनाने के बाद लगातार उत्तर लेखन करें। अगर आप उत्तर लेखन नहीं करेंगे तो आपको समस्या होगी। कारण, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि आप डायरेक्ट एकेडमिक से आए हैं, तो आपकी जो लेखन शैली है वो इतनी मजबूत नहीं होगी। और दूसरा कारण ये है कि आपका कंपटीशन सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों से हैं प्यारे बच्चों। तो आपको इसमें लगातार प्रयास करने होंगे और जब लगातार आप प्रयास करेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो भी आपका विषय है उस पर एक मजबूत पकड़ बनानी होगी, उसकी अवधारणा को समझना होगा और उसके बाद लगातार आपको उत्तर लेखन करना होगा। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो आपको परीक्षा से पहले लगभग 200 से 250% का लगातार बार बार उत्तर लेखन करना होगा, तब जाकर के आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार बच्चों के मन में एक धारणा ये होती है जो सीधे एकेडमिक से आते हैं कि हमने अपनी ग्रेजुएशन में, इंटर में और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लिख कर के तो हम पास हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रतियोगी परीक्षा और आपकी एकेडमिक में एक मौलिक अंतर ये होता है कि एकेडमिक परीक्षा में आपको जो टीचर होते हैं वो आपको पास करने के लिए मार्क्स देते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कॉम्पिटिटिव या तुलनात्मक रूप से नंबर मिलते हैं। यानी आपको देखा जाएगा कि आपका जो कंपटीटर है उसकी कॉपी में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है कि आपकी कॉपी में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। और ये कुशलता, ये कौशलता आप तभी हासिल कर पाएंगे जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे। एकेडमिक की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपने हेडिंग रट लिए हैं और जाकर के आपने परीक्षा में उत्तर लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपकी सफलता, यहाँ आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ लगातार आपको उत्तर लेखन करना पड़ेगा, आपको कलम चलानी पड़ेगी। और एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आप विषय की कम समझ भी रखते हैं
लेकिन आपने उत्तर लेखन ठीक ढंग से किया है तो इस परीक्षा में प्यारे बच्चों आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमारे टीचर 12वीं में, ग्रेजुएशन में, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे टीचर अक्सर एक बात कहा करते थे कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम हॉल में हो सकता है आपका दिमाग काम ना करे या रिकॉल ना हो वो चीज़ें आपको, लेकिन अगर आपने लिख कर के प्रैक्टिस की है तो आपका हाथ रुकेगा नहीं, आपके हाथ को वो चीज़ें याद रहती है और आप परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आज हिंदी साहित्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गोदान का आर्थिक विमर्श, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 10-15 मिनट की ये मैं चर्चा करूँगा, उसके बाद में एक प्रश्न यहाँ पर लिखूँगा और उसको भी मैं फॉर्मेट करूँगा कि किस प्रकार से मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और किस प्रकार उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले 2-3 मोटी बातें, उसके बाद टॉपिक पर। गोदान 1936 की रचना है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको 1936 में लिखा तो पहले था, लेकिन पाठकों के सामने, ये हमारे सामने 1936 में प्रकाशित होकर के आई। गोदान को लिखते समय किस प्रकार की मन स्थिति में मुंशी प्रेमचंद जी रहे थे, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जिस समय मुंशी प्रेमचंद गोदान लिख रहे थे उस समय वे मुंबई में फिल्मों के लिए भी काम कर रहे थे, लेकिन उनका मन वहां नहीं था, वे परेशान थे, चिंतित थे। उनके समकालीन एक साहित्यकार थे जैनेंद्र, आपने उनका नाम सुना होगा। तो जैनेंद्र को वहां से वो पत्र लिखते हैं और पत्र के कुछ इस अंश इस प्रकार से हैं प्यारे बच्चों कि कर्ज हो गया था, कर्ज पटा दूंगा पर मन नहीं लगता, उपन्यास के कुछ पृष्ठ लिखने बाकी हैं, उपन्यास के कुछ पृष्ठ लिखने बाकी है पर मन नहीं लगता, जी चाहता है अपने पुराने अड्डे पर ही, यानी अपने गांव में, जी चाहता है अपने पुराने अड्डे पर ही जा बैठूं, अगर यहाँ रहूंगा तो अपना जीवन नष्ट कर लूंगा। ये पत्र जैनेंद्र को उन्होंने क्यों लिखा, उसका कारण यह है बच्चों कि मुंबई में जो मुनाफे का बाजार है उस पर पूंजीपतियों का कब्जा है। पूंजीपति बाजार में मुनाफा कमाने के लिए साहित्यकारों और शायरों को अपने ढंग से अपने अनुसार लिखवाना चाहते थे, लिखवा रहे थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद इस बात से, उनकी पराधीनता से दुखी थे और वे शायर, वो साहित्यकारी क्या है जो पराधीनता में काम करे। तो इस चीज से परिचित थे कि यहाँ पर अपनी सर्जन क्षमता का, अपने मन का मैं नहीं लिख पा रहा हूं। तो जैनेंद्र को पत्र लिखते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब वे गोदान लिख रहे हैं, यानी मुनाफे की दुनिया से वो मेहनत की दुनिया का संसार रचना चाहते हैं, और वो रिफ्लेक्शन आपको गोदान में नजर आएगा। यानी जब 1936 में गोदान लिख रहे थे तो गोदान को उन्होंने इतने प्रेम से, इतनी तल्लीनता से, इतनी आत्मीयता से लिखा है कि उनको ये लगता है कि दोबारा से इस संसार से साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। किसानों की स्थिति, गांव के चित्रण इतने अच्छे ढंग से उन्होंने, इतनी कसावट के साथ किए हैं कि वह भारतीय कथा साहित्य का एक जीवन दस्तावेज बन गया है। जिन लोगों ने गोदान पढ़ा होगा, और मैं ये मान कर के चलता हूँ जो लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं उन्होंने गोदान पढ़ लिया होगा या वे पढ़ रहे होंगे। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो ऐसे भी गोदान को
ग्रेजुएशन के दौरान या आपके पीजी के दौरान पढ़ लिया जाता है, चाहे उनका विषय है या नहीं भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जिस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने गोदान को लिखा। और ये संयोग या संयोग से अधिक आप मान सकते हैं, इसी वर्ष 8 अक्टूबर, शायद 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत भी हो गया था। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत भी हो गया था। तो बच्चों, गोदान की रचना 1936 की है और इसके एक पात्र है होरी। गोदान का पूरा कथा संसार, गोदान की पूरी कथा होरी के इर्द गिर्द है। यानी होरी 4 बीघे का एक सीमांत किसान है और एक सीमांत किसान किस प्रकार के ऋण जाल में फंसकर पहले बटाईदार और फिर मजदूर और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी गोदान अंग्रेजी शासन में भारतीय किसान के लंबे जीवन संघर्ष की गाथा है। और वो संघर्ष इसलिए नहीं है कि वे बहुत विलासी जीवन जीना चाहता हो, वह विलायती वस्तुओं का भोग करना चाहता हो, वह तो एक सामान्य सा जीवन जीना चाहता है। उसे 2 जून की रोटी मिल जाए, वो उसी में खुश रहना चाहता है। लेकिन औपनिवेशिक भारत का किसान वो इतना श्रम बल करने के बाद भी ठीक ढंग से जी नहीं पाता है। उसी की कथा है गोदान। संघर्ष करने के बाद भी होरी मजदूर बनता है, किसान से मजदूर बनता है, घर से बेघर हो जाता है और ताउम्र संघर्ष करता रहता है। गोदान के अंतर्गत ये मुंशी प्रेमचंद ने ये पड़ताल करने की कोशिश की है, आखिर वे क्या कारण हैं, वह कैसी परिस्थिति है, उसके पीछे ऐसा कौन सा तंत्र है कि जिससे एक किसान मजदूर बनने पर मजबूर हो जाता है और अंत उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो ठीक ढंग से ना खा पाता है ना पहन पाता है। तो होरी गरीब है या गरीब किसान है, और ये गरीब किसान क्यों है? आर्थिक विमर्श के अंतर्गत हम ये पड़ताल करेंगे 1936 का जो किसान है वो आखिर इतने संघर्षों के बावजूद भी, इतनी मेहनत के बावजूद भी मुफलिसी में जीवन क्यों काट रहा है, इसकी पड़ताल करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो 1936 का किसान है, क्या 2024 के किसान की भी वही स्थिति है या उससे भी ज्यादा खराब है। यानी हम गोदान की वर्तमान में प्रासंगिकता, गोदान में वर्तमान की प्रासंगिकता का भी अध्ययन करेंगे और उसके बाद एक प्रश्न देखेंगे जो गोदान या इस सेगमेंट से संबंधित मुख्य परीक्षाओं में आते रहे हैं। गोदान का होरी या गोदान के होरी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो गरीबी इतनी गूढ़ और गंभीर है, उसका एक उदाहरण देखिए। प्रेमचंद होरी की पत्नी है धनिया, इनके बारे में लिखते हैं, अभी 36वां ही तो साल है, अभी
36वां ही तो साल है, आगे मैं ओरल बोल देता हूं। अभी 36वां ही तो साल है, देह सारी ढल गई है, बाल पक गए हैं, वो गेहुआ रंग संवला गया है। यानी गरीबी ने देह पर इतना हमला किया है, शरीर पर ऐसा आक्रमण किया है कि धनिया 36वें साल में बूढ़ी नजर आने लगी है। आगे बढ़ते हैं। धनिया सोच रही है, गरीबी का आलम देखिए। धनिया सोच रही है और होरी से कहती है, दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, और वो कहती है अगर बच्चों की दवा दारू ठीक समय पर हो गई होती तो वे बच जाते। यानी धनिया होरी से कह रही है कि बच्चों की दवा दारू अगर ठीक समय पर हो जाती तो वे बच जाते। आप इस बात का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी दंपत्ति के 3 बच्चे बचपन में ही मर जाए, गरीबी में, दवा दारू के अभाव में, तो उनकी आत्मा पर कितना बोझ होगा। मसलन गरीबी देह पर काबिज है, गरीबी आत्मा पर काबिज है। एक छोटा सा उदाहरण और देखिए। धनिया और होरी की लड़की है सोना। उसके बारे में चर्चा करती हुई धनिया कहती है होरी से, सोना की साड़ी तो सोना की साड़ी तो 2-1 महीने, ऐसे में बोल देता हूं, 2-1 महीने थेगलिया लगा करके चल सकती हैं, मगर उसकी साड़ी यानी धनिया की साड़ी तो मारे पैबंदों के छननी हो गई है। सोना की साड़ी तो थेगलिया लगाकर 1-2 महीने चल सकती है, लेकिन धनिया की साड़ी तो मारे पैबंदों के छननी हो गई है। तो गरीबी कितनी घनघोर है, इसका अंदाजा आप गोदान पढ़ते हुए लगा सकते हैं। और ये हालत, ये मुफलिसी, ये परिस्थितियां होरी और होरी के परिवार के साथ नहीं है। गोदान में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि ऐसी कोई सूरत नहीं या ऐसा कोई चेहरा नहीं, यानी गांव का ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसकी सूरत रोनी ना हो, रोनी ना हो। यानी गांव के प्रत्येक किसान के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, कोई भी खुश नहीं है, सब पीड़ित हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो ये हालत गोदान में, जिस हालत का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में किसानों का किया है, वह हालत है क्यों, वे उसकी भी पड़ताल करते हैं। वे सिर्फ ये नहीं कहते कि हालत ये है, वे इस हालत के पीछे, इस परिस्थिति के पीछे भी जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है, उसकी भी पड़ताल मुंशी प्रेमचंद ने की है। लेकिन उसको बताने से पहले थोड़ा सा इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। जिस समय और समाज में गोदान रचा जा रहा है, यानी 1936 में, इस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। आपको पता ही है 1936 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और जो अंग्रेज थे उनकी आय का मुख्य साधन खेती से
लगान वसूलना था, यानी उत्पादन और उत्पादन के बदले वो किसानों से लगान वसूलते थे। और लगान वसूलने की भारत में 3 पद्धतियां थी। जमींदारी पर था, आपकी महलवाड़ी पर था, और आपकी रैयतवाड़ी पर था। जिस समाज की कथा मुंशी प्रेमचंद गोदाम के माध्यम से कहना चाहते हैं वह अवध का समाज है, या अवध का एरिया है लखनऊ के आसपास, और वहाँ पर जमींदारी प्रथा कायम थी। यानी यहाँ जमींदार थे, ये बिचौलिए का काम करते थे, ऊपर अंग्रेज थे, और यहाँ किसान थे। यानी किसानों को, अंग्रेजों ने जमींदारों को भूमि दे दी गई इनके द्वारा, जमींदारों ने भूमि को जोतने के लिए किसानों को दिया, और किसानों से ये लगान वसूल कर अंग्रेजों को उनका हिस्सा देते थे। और ऐसा कुछ निर्धारित नहीं था कि अंग्रेजों ने ये निर्धारित किया कि आपको किसानों से कितना लगान वसूलना है। उन्होंने अपना हिस्सा निर्धारित किया था कि आपको, यानी किसान, जमींदारों को, अंग्रेजों को कितना हिस्सा देना है, और फिर जमींदार जो लोग थे वो कितना भी किसानों से वसूल सकते थे। यानी कितनी अंधेर गर्दी थी, अंग्रेजों को अपना लगान चाहिए, जमींदार किसानों से कितना भी वसूल सकते हैं। और इस प्रकार से यहां पर जो लगान की दर थी वो बहुत ज्यादा ऊंची थी। लगान की जो दर थी प्यारे बच्चों, लगान की दर ऊंची थी। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत लगान की दर ऊंची थी। और दूसरा, यहां उत्पादन के जो साधन थे या जो जमीन थी उसको सुधारने के बहुत सारे उपाय नहीं किए जाते थे। यानी एक तो लगान की दर ऊंची थी, दूसरा भूमि सुधार के प्रयास नहीं किए जाते थे। यानी लगान प्रयास नहीं किए जाते थे। लगान की दर ऊंची थी, भूमि सुधार के प्रयास नहीं किए जाते थे, फलस्वरूप उत्पादन कम होता था। उत्पादन कम, लगान की दर ऊंची थी, भूमि सुधार उतने नहीं किए जाते थे जितनी जरूरत थी, तो उत्पादन कम होता था। लेकिन लगान उनको उतनी ही देनी पड़ती थी। अगर लगान वो उतनी नहीं देते थे जितनी निर्धारित थी, तो किसानों की जमीन छीन ली जाती थी। यानी उनसे जमीन वापस ले ली जाती थी। और जो लोग लगान देने के लिए सहमत होते थे कि भाई हम उतनी ही लगान देंगे, तो उनको दे दी जाती थी। जब लगान की दर ऊंची थी, भूमि सुधार नहीं थी, उत्पादन कम था, तो किसान के पास चारा क्या था? कोई उनके पास दूसरे साधन तो कमाई के थे नहीं, तो उनकी मजबूरी थी कि उस भूमि को बोया जाए और लगान चुकाया जाए। तो इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए बच्चों उनको ऋण लेना पड़ता था। लगान की दर ऊंची है, उत्पादन कम है, और लगान किसान को चुकाना है, और उसके बाद उसको अन्य सामाजिक कार्य भी करने हैं, जैसे उनका विवाह, मुंडन इत्यादि तमाम चीजें किसान को करनी होती है अपने सामाजिक जीवन में, तो उसको वो भी निभाना है और लगान भी उसको देनी है। तो लगान चुकाने के लिए वह ऋण लेता था महाजनों से।
जो लोकल महाजन थे गांव के, उनसे वे ऋण लेता था। और यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों। और वह ऋण जाल में इस प्रकार से फंसता था कि वो जीवन भर या उसके आने वाली पीढ़ियां भी इस ऋण जाल से मुक्त नहीं हो पाती थी। और गोदान के आर्थिक विमर्श में यही ऋण समस्या, यही महाजनी समस्या है जो किसान को उभरने नहीं देती थी। और गोदान के आर्थिक विमर्श की आप चर्चा करें तो ये ऋण जाल जो है, ये महाजनी समस्या जो है, यही इसके केंद्र में है। तो ये जो ऋण जाल है, इसमें फंसते 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 वो अंततः मर ही जाता था, लेकिन इससे पार नहीं पा पाता था। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब जमींदार लगान लेने आते थे किसान से, अगर उसके पास नहीं भी है तो उससे दो चार हो सकता है। जमींदार के जो लठेत हैं, किसान उनका सामना कर सकता है, लेकिन जो पैसे की ताकत है, ये इतनी अदृश्य है, ये आदमी को इतना तोड़ देती है कि समस्या से निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर महाजन किसान को ऋण नहीं देंगे तो उसकी सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो ये जो पैसे की, पूंजी की शक्ति है, ये अदृश्य है, ये पीछे से वार करती है। और इसको जो उस समय का किसान था वो समझ नहीं पाया। अब इसके जाल में वो कैसे फंसता है प्यारे बच्चों, वो आप देखिएगा। होरी की एक छोटी सी इच्छा है गायें पालने की। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ऋण के जाल में होरी या 1936 या अंग्रेजी शासन के अधीन जो भारत था, उसके किसान किस प्रकार से फंसते थे। होरी की एक छोटी सी इच्छा है गायें पालने की, तो उसके पास इतना पैसा नहीं हो पाता जीवन भर कि वो पैसा दे करके गाय को मोल खरीद सके। गांव का एक व्यक्ति है भोला, वह उसके पास जाता है और गायें तय समय पर पैसे देने के वायदे को करके कि भाई मैं तय समय पर, उस फला समय पर आपके पैसे दे दूंगा, तो गाय को लेकर के घर आ जाता है। समय पर होरी गाय के पैसे नहीं दे पाता, फलस्वरूप भोला होरी के बैल खोल कर ले जाता है। जब होरी समय पर पैसे नहीं दे पाता तो भोला नाम का जो आदमी है वो उसके बैल खोल करके ले जाता है पैसों के एवज में। तो गांव में सबके खेतों की बुआई हो गई है, होरी के खेत खाली पड़े हुए हैं। होरी तनाव में है कि अब की बार तो खेत शायद खाली ही रह जाएंगे। दाता दीन एक पंडित और महाजन है, उसको पता लगता है कि भोला होरी के घर से बैल खोल करके ले गया है। यह होरी के पास जाता है कि होरी, मैं आपको बैल दे दूंगा, बैल प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फसल में मेरा और आपका आधा साझा रहेगा। दाता दीन होरी से कहता है कि खेत जोतने के लिए, बुआई करने के लिए मैं आपको बैल दे दूंगा, आपको फसल का जो उत्पादन होगा, जो फसल होगी, उसमें मेरा आधा हिस्सा देना पड़ेगा। होरी सोचता है कि केवल बुआई के लिए आधा हिस्सा, लेकिन होरी मजबूर है और वह दाता दीन से हाँ भरता है और आधी फसल देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी खेत होरी के हैं, मेहनत होरी की है, खेत होरी के, मेहनत होरी की और उसके परिवार की, लेकिन वह उत्पादन, फसल का जो उत्पादन हुआ, आधा कब्जा दाता दीन का उस पर हो जाता है। दाता दीन को कुछ नहीं करना है, दाता दीन ने केवल अपने बैल प्रोवाइड किए हैं।
लेकिन उसके एवज में वो आधी फसल का मालिक हो जाता है। मसलन होरी किसान से बटाईदार बन गया है। किसान से बटाईदार बनने पर मजबूर हो गया है। उसने पहले ऋण के जाल में इस तरीके से फंसा हुआ था कि अपने जीवन में एकमात्र उसकी इच्छा थी गाय को पालने की। वह गाय को पाल नहीं पा रहा था, गाय को खरीद नहीं पा रहा था। उसने भोला से उसको उधार लिया, उसके एवज में उससे पैसे ले गया। और चक्र देखिए, दाता दीन ने उसको कहा कि आप अपने खेत की बुआई कर लीजिएगा, बदले में उसको आधी फसल देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब की बार उसके घर में खाने के दाने नहीं बचे हैं। अब उसको केवल ईख से सहारा था। 1-2 बीघे में उसने ईख बोया हुआ था। ऊख, आप गोदान जब पढ़ेंगे तो वहां ईख को ऊख लिखा गया है। ऊख काटने के लिए जब वो खेत में जाता है तो दुलारी सहुआइन, एक पात्र है गोदान में, दुलारी सहुआइन, ये दुकानदार भी है छोटी मोटी। तो इनसे समय समय पर ये आपके होरी सामान उधार लेते हैं। 2-4 पैसे जरूरत पड़ने पर 2-4 पैसे भी ले लेते हैं। तो कई वर्ष इसके पैसे हो गए हैं। तो ये जाती है खेत में होरी के और कहती है कि ऊख तब काटने दूंगी, ऊख तब काटने दूंगी जब मेरे पैसे दोगे, ऊख तब काटने दूंगी जब मेरे पैसे दोगे। किसी प्रकार से होरी इसको बहला फुसला करके भेज देता है इसके घर। लेकिन समस्या यहां समाप्त नहीं होती। समस्या इससे ज्यादा गहरी और गंभीर है। वो कैसे, प्यारे बच्चों? दुलारी सहुआइन को तो होरी भेज देता है, लेकिन एक बड़ा महाजन है, गांव का बड़ा महाजन है झिंगुरी सिंह। झिंगुरी सिंह, इसने इसकी काट ढूंढ ली है कि कब तक वो किसानों के, आसामियों के घर पर जाएगा। इसने सबको पैसा बांटा हुआ है, ये छोटा महाजन है गांव का। तो इसने इसकी काट ये ढूंढी है कि कब तक वो किसानों को खेत में जा करके मिन्नतें करेगा। तो इसने ये काट ढूंढी है कि गांव के बगल में ही एक मिल खुली है। गांव के बगल में एक मिल खुली है जहां पर किसान अपना गन्ना ले जा करके डालते हैं। तो इस झिंगुरी सिंह ने, जो मिल मालिक है, मिल का जो मालिक है, उससे साठगांठ कर ली है। मिल के मालिक से झिंगुरी सिंह ने साठगांठ कर ली है, या मिल के मैनेजर से साठगांठ कर ली है कि जो भी किसान, जो भी आसामी ईख लेकर के या फसल लेकर के आपके मिल में आएगा, तो आप उसको फसल के दाम जब देंगे तो जो मेरा हिस्सा है उसको काट करके देंगे। और ये होता भी है। किसान कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए, लेकिन झिंगुरी या मिल का जो मैनेजर है वो अपने पैसे काट करके देता है। अब हालत ये हो गई है बच्चों, हालत ये हो गई है कि उधर तो होरी की आधी फसल दाता दीन ने ले ली है, इधर झिंगुरी सिंह ने अपने पैसे काट लिए हैं। तो होरी दाता दीन के यहां मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। मजदूरी करने लगता है। आज से पहले जो एक पुरोहित और जजमान का रिश्ता था, आज वो मालिक और मजदूर का हो गया है। जो रिश्ता पहले पुरोहित और जजमान का था, वो मालिक और मजदूर में कन्वर्ट
हो गया है। और मालिक होरी जब उसके खेत में काम कर रहा होता है दाता दीन के, तो वह होरी को कहता है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। तो होरी गुस्से में या तनाव में जल्दी जल्दी हाथ चलाता है। और इस समय होरी को केवल एक टाइम का भोजन मिल रहा था। और गोदान में इसका वर्णन है कि होरी अभी 1 जून पर था, यानी 1 जून का ही भोजन मैसर हो रहा था। तो जल्दी जल्दी फावड़ा चलाने के चक्कर में पछाड़ खा करके गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है, वह धनिया के बाहों में है। और जब आंख खुलती है तो उसका पहला जो वाक्य होता है वो धनिया से कहता है, होरी कब तक जिलाएगी, कब तक जिलाएगी, कब तक जिलाएगी, सारी दुर्दशा तो हो गई। कब तक जिलाएगी, सारी दुर्दशा तो हो गई। यानी होरी के मन पर कितना बोझ है। जिस पुरोहित को वो अपने घर पर किसी संस्कार में भोजन करने के लिए बुलाता है, आज वह उसका मालिक है। जो होरी ये कहता है कि जमीन में मर्जाद है, नौकरी में मर्जाद कहाँ, वह मजदूर बनने को मजबूर हो जाता है। उसके बाद धीरे 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 जब विकट परिस्थितियां आती है तो एक समय ऐसा भी आता है प्यारे बच्चों, गांव के पड़ोस में, पड़ोस का एक गांव है, उसमें एक राम सेवक नाम का आदमी है। राम सेवक, राम सेवक नाम का एक आदमी है। राम सेवक किसी जमाने में होरी ने इनसे 200 रुपया उधार लिया था। जब वह लगातार प्रयासों के बाद इनका 200 रुपया नहीं चुका पाता और इनके घर पर ये बार बार तगादा लेकर के आता है, तो गांव के लोग होरी को सलाह देते हैं कि अपनी लड़की सोना की शादी राम सेवक से कर दी जाए। और राम सेवक उम्र में सोना से काफी बड़ा है, यानी अधेड़ उम्र का है। सारे तमाम असमंजसों के बावजूद होरी इस बात को स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद शादी करने के बाद होरी कहता है, 30 वर्षों के बाद, 30 वर्षों तक जीवन में संघर्ष करते हुए पहली बार हारा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है मानो उसे नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो भी आता है उसके मुंह पर थूक रहा है। यानी अपनी लड़की की, सोना की एक अधेड़ उम्र से शादी करने के बाद उसके मन में ये भाव आते हैं कि ऐसी हालत हो गई है कि लड़की भी बेचनी पड़ गई है। यानी 30 वर्षों के जीवन में पहली बार वह हारा है और उसे ऐसा लग रहा है, या उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी आ रहा है उसके मुंह पर थूक रहा है। और अंत में वह एक सड़क पर मजदूरी करते करते मर जाता है। तो आपने ये तंत्र देखा, ये व्यवस्था देखी। एक जो किसान था पहले बटाईदार, बटाईदार के बाद मजदूर, और उसके बाद सोना को अपनी लड़की को बेचने के लिए भी मजबूर हो जाता है और अंततः वो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ये लिखते हैं, और ये आप भी देखेंगे कि पूरे गोदान की कथा के दौरान आप कहीं भी होरी को हारा हुआ नजर नहीं आएंगे, या उसके अंदर जो उत्साह है उसकी कमी नहीं देखेंगे। और प्रेमचंद जी ने लिखा भी है कि कौन कहता है जीवन संघर्ष में हारा है, यह उत्साह, यह उमंग, यह आंखों में चमक उसके हार के
उसकी पराजय के लक्षण नहीं है, ये उसकी जीत के लक्षण हैं। और होरी की जो ये गोदान है, गोदान की सफलता होरी के मरने में नहीं है, होरी के संघर्षों में ही उसकी सफलता है। और इस प्रकार से ये पूरे हिंदी साहित्य, न कि पूरे हिंदी साहित्य बल्कि पूरे दुनिया के साहित्य में होरी एक जीवंत पात्र बन गया है। यानी कहीं भी आपको उसके अंदर पलायन की दृष्टि नजर नहीं आएगी कि जीवन संघर्षों से वे दूर भाग जाए, वे अंत तक लड़ता है। अब आप ये देखेंगे कि 1936 का जो किसान है, क्या 2024 के किसान से अलहदा है या भिन्न है, या उसकी स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। यानी जो 1936 का किसान है और 2024 का जो किसान है, उनमें क्या अंतर है। 1936 में जो होरी है वो आत्महत्या नहीं करता, वो जीवन संघर्ष में लड़ता है, अंत तक संघर्ष करता रहता है। लेकिन 2024 में आप देखेंगे महाराष्ट्र आदि में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं किसान कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा के कुछ एरियो को आप छोड़ दे तो महाराष्ट्र या अन्य क्षेत्रों में भारत के किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1936 का गुलाम भारत का किसान है, 2024 के किसान उससे बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। वे भी ऋण जाल में फंसे हुए हैं, महाजनी जो समस्या है वे भी उसके अंदर पिस रहे हैं, और जब वे उससे बाहर नहीं निकल पाते तो वे आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो गोदान है, गोदान जितना प्रासंगिक 19वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में था, 2024 में भी प्रासंगिक है। अब एक मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। गोदान भारतीय कृषक जीवन का कृषक जीवन का सटीक चित्र प्रस्तुत करता है। सोदाहरण उत्तर दीजिए। यानी गोदान भारतीय कृषक जीवन का सटीक चित्र प्रस्तुत करता है, सोदाहरण उत्तर दीजिए। तो आप इस प्रश्न को लिखते हुए शुरुआत में वही चीजें जो मैंने ऊपर बताई, गोदान 19वीं सदी के तीसरे चौथे दशक के भारतीय सीमांत किसान के जीवन की संघर्ष गाथा है। वो कितना गरीब, कितनी मुफलिसी में जीवन जी रहा है, उसका आप वर्णन करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आते हुए उसके कारण क्या है, जो ऋण जाल है, महाजनी समस्या है, उसका आप वर्णन करेंगे। और उसके बाद दो चार बातें लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि जो 1936 का किसान है क्या 2024 के किसान से अलहदा है, भिन्न है, या किस प्रकार से अलग है, या उसकी स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से फॉर्मेट करेंगे। तो आज की क्लास को प्यारे बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।